तो छात्रों, आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में समास यह पढ़ने वाले हैं। तो आज हम समास यानी क्या और समास के कौन कौन से भेद है यह हम पढ़ेंगे। तो पहले हम समास यानी क्या यह परिभाषा उसकी देखेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब एकत्रित आ जाते हैं या वह एकत्रित आने से उनके मेल से जो नया शब्द बनता है, तो इस क्रिया को समास कहते। जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर रसोई के लिए घर, यह क्या है, दो या दो से अधिक शब्द आपको दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से रसोई के लिए घर, तो इस दो से तीन शब्दों के लिए हमने एक शब्द कौन सा इस्तेमाल किया है, रसोई घर। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों से जो नए शब्द बनते हैं, तो इस नए शब्द बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, समास। उसी के बाद घोड़े पर सवार, तो घुड़सवार, इस प्रकार से शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल के समान नयनों वाली यानी कमल नयनी। उसी के बाद जैसे कि देखिए, रसोई घर यह अगर शब्द दिया है तो उसे कहा जाता है समस्त पद। उसी के बाद रसोई के लिए घर, यह अगर दो से तीन शब्द अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है समास विग्रह। यानी इस प्रकार से जो समास है, समास में दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से नए शब्द जो तैयार होते हैं या बनते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, समास। उसी के बाद जैसे जो शब्द दिया गया है तो उसे कहा जाएगा समस्त पद। जैसे कि रसोई घर, समस्त पद या सामासिक पद, इस प्रकार से भी उसे कहा जाता है। और उसी के बाद रसोई के लिए घर, इन्हें हम समास का विग्रह बोल सकते हैं या समास का विग्रह उसे कहते हैं। उसी के बाद यह जो समस्त पद दिया गया रहता है, तो इसमें रसोई घर यानी रसोई यह जो शब्द है, तो इस शब्द को हम कह सकते हैं पूर्व पद यानी पहला पद, और घर इस शब्द को हम क्या कहेंगे, उत्तर पद यानी दूसरा पद। यानी इस प्रकार से समास में समस्त पद, समास विग्रह, प्रथम पद, उसी के बाद पूर्व पद या उत्तर पद, यह जो शब्द है यह सारे क्या है, महत्वपूर्ण है। तभी हमने समास यानी क्या वह देखा। अभी समास के जो 6 भेद है, जैसे तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अभी इन सब की हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम तत्पुरुष समास यानी क्या यह भी देखेंगे। जहाँ समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको इसके पहले ही बोला कि जो समस्त पद होता है तो उसमें पूर्व पद और उत्तर पद इस प्रकार से दो हिस्से होते हैं। तो यह जो तत्पुरुष समास है, तो इसमें उत्तर पद जो होता है तो वह प्रधान होता है। प्रधान यानी क्या, मुख्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। और उसी के बाद जो समस्त पद होते हैं, तो उन समस्त पद बनाते समय जो कारक चिन्ह होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी क्या कि कारक चिन्ह वहां से लुप्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित अगर समस्त पद दिया गया है तो हमने परिभाषा में क्या देखा कि जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है, अकाल पीड़ित इस समस्त पद में पीड़ित यह शब्द जो है तो वह क्या है, इस समस्त पद में महत्वपूर्ण है या एक प्रकार से प्रधान है। इस समस्त पद का अगर हम विग्रह करेंगे, समास का विग्रह, तो उसका समास का विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। तो इस प्रकार से अकाल से पीड़ित, यह अकाल पीड़ित इस समस्त पद का क्या हो गया, विग्रह हो गया। और इसी प्रकार से यह जो शब्द है, तो यहाँ पर यह क्या है, कारक चिन्ह है। और जब समस्त पद बनाया जाता है तब वह कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वह लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया अकाल पीड़ित, तो उन्हें ही कहा जाता है तत्पुरुष।
तत्पुरुष समास। और इसी के बाद पुस्तकालय, इस समस्त पद का एक प्रकार से विग्रह होगा पुस्तक के लिए आलय। और पुस्तक के लिए आलय, इस विग्रह में के लिए यह क्या है, कारक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। और जब उसका एक प्रकार से समस्त पद बनाया गया है पुस्तकालय, तब के लिए इस शब्द का क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो यह जो समस्त पद है वह क्या बन गया, पुस्तकालय। तो इस प्रकार से जहाँ पर कारक चिन्ह जो होते हैं समास विग्रह में इस्तेमाल किए हुए, तो उनका जहाँ पर जाके लोप हो जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास। और इसके लिए कारक चिन्ह यानी क्या, यह भी मैं आपको बता देती हूँ कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं। क्रिया जो होती है, तो क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाले जो शब्द होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कारक चिन्ह। जैसे ट्रेन पटरी से उतरी, तो ट्रेन पटरी से उतरने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, उतरने की क्रिया हो रही है। और उसे से अगर शब्द उसे एक प्रकार से योगदान दे रहा है, मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो उसे ही कहा जाता है कारक चिन्ह। यानी इस प्रकार से के लिए, का, की, यह सारे जो आदि जो कारक चिन्ह है, तो उन कारक चिन्हों का विग्रह में लोप हो जाता है और समस्त पद का बनता है, तो उसे ही कहा जाता है तत्पुरुष समास। आगे का हमारा समास का भेद है द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो और विग्रह करने पर और, एवं, अथवा, या आदि लगे, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे कि देखो हमने परिभाषा में देखा कि जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो, यानी आपको यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है हानि और लाभ, यह दोनों जो समस्त पद में दिए गए दोनों जो पद है, तो यह यहाँ पर क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के बाद यह एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। विपरीत यानी क्या, कि अपोजिट या एक प्रकार से विलोम, यानी यह एक दूसरे के क्या रहते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले रहते हैं। और इन समस्त पदों का जब विग्रह किया जाता है, तो विग्रह करते समय और, एवं, अथवा, या इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही कहा जाता है द्वंद्व समास। जैसे आपको उदाहरण दिया है हानि और लाभ, यह एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, विलोम है। और इनका जब विग्रह किया गया है हानि या लाभ, तो इनमें या यह क्या है, शब्द का इस्तेमाल किया गया है विग्रह में। तो इस प्रकार से दोनों शब्द जो रहते समस्त पद में एक दूसरे के विपरीत रहते, और इनका जब विग्रह किया जाता है, तो इनमें और, एवं, अथवा इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो उसे ही कहा जाता है द्वंद्व समास। जैसे दूसरा आपको उदाहरण दिया है यश अपयश, यश और अपयश, यह इस शब्द का क्या हो गया, विग्रह हो गया, और यह द्वंद्व समास जो है कहलाता है। इसके और उदाहरण भी है, जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन, राजा रंक, लाभ हानि, इस प्रकार से। आगे का हमारा समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए, वह द्विगु समास कहलाता है। यानी एक प्रकार से द्विगु समास यानी क्या, कि जिस समास में पूर्व पद जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है, संख्या का हमें एक प्रकार से बोध कराता है, और जो समस्त पद रहता है, तो यह समस्त पद समूह का, ग्रुप का, समाहार का हमें बोध कराता है, तो इसे ही कहा जाता है द्विगु समास। जैसे आपको उदाहरण में दिया है त्रिलोक, हमने परिभाषा में देखा कि पूर्व पद इसका संख्यावाचक विशेषण रहता है। त्रिलोक में तीन यह जो है, तो यह पहला क्या है, संख्यावाची विशेषण है। और उसी के बाद जो समस्त पद रहता है, तो वह क्या है, समूह का, एक ग्रुप का, एक समाहार का हमें बोध कराता है, तो उसे ही कहा जाता है द्विगु समास। जैसे त्रिलोक अगर जो समस्त पद दिया गया है, तो इसका विग्रह होगा तीन लोकों का समाहार। नवरात्रि अगर आपको शब्द दिया गया है, समस्त पद दिया गया है, तो इसका विग्रह होगा नवरात्रियों का समूह। और इसी प्रकार से नवग्रह,
उसी के बाद त्रिवेणी, उसी के बाद तिरंगा, उसी के बाद सप्तर्षि। यह जो अन्य अलग अलग उदाहरण है यह भी हमारे द्विगु समास में आ सकते हैं। आगे का हमारा चौथा भेद है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेषण का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहला पद और दूसरा पद जो होता है विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाता है। अभी हमें यहाँ पर विशेषण यानी क्या और विशेष्य यानी क्या यह मालूम होना चाहिए। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य यानी कि विशेषण की विशेषता जिस शब्द से दिखाई जाती है तो उसे कहा जाता है विशेष्य। तो इसी प्रकार से विशेषण और विशेष्य का जहाँ पर हमें एक प्रकार से संबंध दिखाया जाता है उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। जैसे कि देखो पीताम्बर शब्द अगर दिया है, पीताम्बर अगर समस्त पद आपको दिया गया है तो उसका विग्रह होगा पीला है जो अंबर। यानी एक प्रकार से पीला यह शब्द जो है तो वह है विशेषण और अंबर यह जो शब्द है तो वह क्या है उसकी विशेषता बता रहा है यानी वह हो गया विशेष्य। उसी के बाद महात्मा अगर समस्त पद दिया गया है तो उसका समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा। और इस प्रकार से महान शब्द है विशेषण और आत्मा यह शब्द है विशेष्य। इसे कहा जाता है कर्मधारय समास। उसी के बाद कर्मधारय समास जो है तो उसमें और नीलांबर, लंबोदर इन शब्दों का भी हम क्या कर सकते इस्तेमाल कर सकते। नीलकंठ, महाराजा, इस प्रकार से यह जो समस्त पद है यह भी हम इस कर्मधारय समास में उनका इस्तेमाल कर सकते। आगे का हमारा भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह किसी अन्य का बोध कराता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि देखो जो समस्त पद रहते हैं उन समस्त पदों में पहला दूसरा पूर्व पद उत्तर पद जो होते तो वह कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होते लेकिन किसी अन्य ही शब्द का हमें वहां पर होता है तो उसे कहा जाता है बहुव्रीहि। जैसे कि देखो लंबोदर अगर आपको उदाहरण के लिए दिया है समस्त तो इसमें लंबो और उदर यह दो एक प्रकार से उसमें पद आ रहे हैं तो दोनों भी क्या है कि महत्वपूर्ण नहीं है। उसका विग्रह जब किया गया है लंबा है उदर जिसका अर्थात बंद। जब उसका विग्रह किया गया है तो दोनों पद भी जो है महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन किसी तीसरे का बोध हो रहा है लंबा है उदर, उदर यानी पेट अर्थात यानी क्या कि गणेश जी। तो इस प्रकार से जहाँ पर हमें दोनों पद महत्वपूर्ण नहीं होते तो तीसरे ही शब्द का या तीसरे का ही किसी अन्य ही वस्तु का हमें बोध होता है। नीलकंठ अगर समस्त पद दिया गया है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। इस प्रकार से हमें शिव जी का बोध होता है तो उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। उसी के बाद जैसे कि देखो कमल नयनी, उसी के बाद चतुर्भुज, चतुर्मुख, सदानंद, विषधर, दशानन यह जो समस्त पद है यह भी बहुव्रीहि समास में आ सकते हैं। अव्ययभाव समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए वह अव्ययभाव समास कहलाता है। देखो जो समस्त पद रहता है तो उसमें पूर्व पद यानी प्रथम पद अगर अव्यय होता है और उसके योग से पूरा समस्त पद अगर अव्यय बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है अव्ययभाव समास। जैसे कि आजीवन यह शब्द अगर है तो इसमें आ यह जो शब्द एक प्रकार से इस्तेमाल किया गया है तो वह क्या है अव्यय है और इसका समास का विग्रह होगा जीवन भर। और अव्यय यानी क्या यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अव्यय यह एक प्रकार से शब्द रहते हैं कि जिनका लिंग वचन कारक काल कहीं पर भी उन्हें अगर इस्तेमाल किया जाए तो उनमें कुछ भी बदलाव नहीं आता तो उसे कहा जाता है अव्यय। जैसे कि अव्यय है जब तब अभी इधर वहां प्रति यथा
बे। इस प्रकार से बहुत सारे अव्यय शब्द हैं और उनको अगर कहीं पर भी हम इस्तेमाल करें तो उन पर लिंग वचन कारक का कोई बदल नहीं होता, तो उसे कहा जाता है अव्यय। और इसी प्रकार से यह जो अव्यय अगर समस्त पद में इस्तेमाल किए गए हैं पूर्व पद यानी पहले पद पर, तो उसे कहा जाता है अव्यय भाव समास। जैसे बाकायदा अगर शब्द है तो उसमें बा यह जो शब्द है वह अव्यय है और इसका विग्रह है कायदे के अनुसार, और इसे ही कहा जाता है अव्यय भाव समास। इसमें एक प्रकार से अन्य जो समस्त पद है प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथाशीघ्र, बेनाम, बेअक्ल, बेरोजगार, इस प्रकार से जो समस्त पद है वह अव्यय भाव समास में भी आ सकते हैं। हमने इस प्रकार से समास यानी क्या और समास के जो 6 भेद है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, इनकी हमने एक एक करके जानकारी प्राप्त की।